हेलो सो दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का हमारा अगला टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका, इसमें हम जो आपके पास सिलेबस होगा और आपने सिलेबस आपके पास है, आपने पीडीएफ निकाली है उसकी। तो उसमें आपने 6 नंबर जो टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि आपका कास्ट, क्लास, ट्राइब, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, ये हम कवर करने जा रहे हैं आज। अब यहाँ से मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सिलेबस में अगर आपके पास है ना, तो आपने सिलेबस में देखना है 28 नंबर का जो पॉइंट है इसको देखना है। ठीक है, 28 नंबर का, जिसमें मैरिज, फैमिली, किनशिप, मैरिज, ये दिया है। यहाँ से भी हम कुछ टॉपिक आज कवर कर लेंगे, जैसे कि विवाह वाला हम कवर कर लेंगे और फैमिली वाला कवर कर लेंगे, किनशिप भी हम कवर कर लेंगे, नातेदारी, है ना। तो मैक्सिमम यहाँ से इस टॉपिक का भी, इस यूनिट का भी मैक्सिमम हम 60% कवर कर लेंगे आज के ही टॉपिक में, क्योंकि ये अगर कुछ बचता है तो वो वन लाइनर और एमसीक्यू से कवर हो जाएगा, है ना। अब शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से मतलब आप समझ लीजिए 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। तो शुरू करेंगे दोस्तों आज के सेशन को। और आपके पास सिलेबस होगा, उसमें आपने टिक करते जाना है जो जो मैं टॉपिक करवाता जाऊंगा। अब यहाँ से एक हिंदू भी बात की है, तो हिंदुइज्म तो अलग से ही सेपरेट टॉपिक है, जैसे कि रिलीजन इन इंडिया, यहाँ पर हिंदुइज्म दिया है और इस्लाम दिया है। रिलीजन इन इंडिया की बात करेंगे, इसमें भी दिया है क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। इसमें हम हिंदू को कवर करेंगे, हिंदुइज्म को हम कवर करेंगे, यहाँ हिंदू धर्म को कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर नहीं करेंगे आज के सेशन में, तब आपका मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आप अपने आप सिलेबस में टिक करते जाइए उनको, है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और इससे पहले मैंने कुछ आपको बताना है, जैसे कि हमने अ, कुछ प्लेलिस्ट लाई है, जैसे कि फ्री है हमारी ये सारी टेस्ट सीरीज। एचपीजे की हमारी 10,000 एमसीक्यू मैक्सिमम कवर है, 200 क्वेश्चन पेपरों का हमारा टारगेट था, कवर हो चुका है। नए पेपर भी ऐड करूंगा, क्योंकि अभी मैं इसको होल्ड पे क्यों रखा है, अभी नहीं करवा रहा हूँ एचपीजी की, क्योंकि एचपीजी के 5 या 6 क्वेश्चन हो गए आपके एग्जाम में, तो तभी नहीं करवा रहा हूँ। हिस्ट्री की हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज है, ये भी मैं करूँगा शुरू, इसको भी फिर से सोल्यूशन वाली ये सीरीज है। जब हमारे ये 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसे बीएड वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और आपका सोशोलॉजी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तभी इनको मैं एक्टिव कर दूंगा, है। इकोनॉमिक्स की भी हमारी एक्सप्लेन वाली सीरीज है, ज्योग्राफी की भी है दोस्तों, साइंस की भी है 1200 एमसी वाली सीरीज, हिंदी व्याकरण की हमारी 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो इनको कवर करने का हमारा टारगेट है। इसी के साथ हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज भी है दोस्तों। इसके साथ हमने बीएड वाला जो एक फुल कोर्स है, मतलब इसमें हम 15 टॉपिक कवर करेंगे। इसमें वैसे तो 16 बुक्स है लगाई हुई, इतने तो नहीं पढ़ेंगे हम, 15 टॉपिक ही कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिक्स सीरीज है हमारी, इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम कवर करते हैं, जैसे कि 40 पेपरों का टारगेट है, और जिसमें हर क्वेश्चन पेपर में 170 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने सोशियोलॉजी की सीरीज चलाई है, फुल कोर्स है, इसमें 15 टॉपिक का हमारा टारगेट है। अगर समय बचता है तो और भी मैं इसमें कवर करूंगा, पहले तो 15 टॉपिकों को कवर करना है हमने, जो मोस्ट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। और ये लिंक आपको कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपने पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना है, और अगर डाउट है तो इंस्टाग्राम पर आपने मेरे को मैसेज करना है, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस किस के लिए हेल्पफुल है, टीजीटी, जेबीटी कमीशन और आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। काफ़ी लंबा सेशन होगा आज, मैं आपको बता दूं इसमें पूरे 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, पूरे 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसमें 300 प्लस वन लाइनर है और इसमें 150 प्लस एमसीक्यू है। और मैं आपको बता दूं हमारे जो फ्री कोर्स है इसमें क्या होता है, पहले हम टॉपिक को कवर करते हैं, उसके साथ हम वन लाइनर भी कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसके साथ हम एमसीक्यू को कवर करते हैं, ये हमारा सेशन रहता है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बाद में नहीं छोड़ेंगे हम एमसीक्यू को, हम नहीं छोड़ेंगे कि बाद में करना है, क्योंकि बाद कभी आएगा नहीं, क्योंकि समय का बहुत कम है पेपर के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इसमें मैं आपको बता दूं इसमें बहुत कुछ है दिए, वो मैं कवर करूंगा, परिवार को, विवाह को, नातेदारी और नातेदारी संगठन, ये हम 3 को कवर करेंगे, है। ठीक है, तो शुरू करते हैं परिवार से। सबसे पहले परिवार को पढ़ेंगे हम, फैमिली होता क्या है। अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण परिवार है। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमिलस से हुआ है। यह एक ऐसी समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर तथा दास शामिल होते हैं। परिवार सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है, ये आपने ध्यान में रखना, ये पूछा जा चुका है। यह एक समूह, ग्रुप या
समूह एक संघ, एसोसिएशन एवं एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। समाज परिवारों का समुच्चय है। मैकाइवर और पेज के मतानुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से संतुलित और दीर्घकालिक यौन संबंध द्वारा परिभाषित होता है और जिसका उद्देश्य बच्चों का जनन और लालन पालन होता है। लुसमियर का मानना है, लुसमियर नामक विद्वान का मानना क्या है कि परिवार एक गृहस्थ होना था ना, समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। मैरिनोवस्की का कथन है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था में अपने साथ लाया है, मतलब कि पशु अवस्था में अपने साथ लाया है। बर्गेस और लॉक का कथन है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे से अंतर क्रियाएं करते तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण तथा देख रेख करते हैं। तो ये बर्गेस का कथन है, काफी लंबा कथन है, ये इतना मोस्ट नहीं है, ठीक है। नेट के एग्जाम में ये बनते हैं क्वेश्चन, इतने लेंथी। किंग्सले डेविस का विचार है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंध सगोत्रा, मतलब कि गोत्र होते हैं जैसे पर आधारित होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार 3 प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य में अस्तित्व में आया है। इनमें से पहली आवश्यकता यौन आवेग से जुड़ी हुई है, जिसने नर व नारी को अपनी संतुष्टि हेतु एक स्थापित आधार खोजने को मजबूर किया है। दूसरी आवश्यकता है प्रजनन से संबंधित, जो खासकर स्त्रियों में अधिक तीव्र होती है और जिसकी पूर्ति परिवार में होती है। तीसरी अवस्था होती है प्राथमिक आवश्यकता परिवार द्वारा जैविकीय और सामाजिक कार्य निष्पादित करने की चेष्टा के रूप में प्रकट होती है। इस चेष्टा में परिवार और आर्थिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए अनिवार्य रूप से विवश होता है। परिणाम स्वरूप एक तरह की आर्थिक इकाई बन जाता है। परिवार क्या होता है? परिवार का उद्विकास, इवोल्यूशन ऑफ फैमिली। लुइस मॉर्गन के अनुसार परिवार के उद्विकास के निम्नलिखित 5 स्तर है। कौन कौन से हैं? समरक्त परिवार की बात करेंगे तो यह मानव समाज की आदिम अवस्था है। तो ये पूछा जा सकता है ना, यौन संबंध स्थापित करने का कोई सामाजिक नियम नहीं था, चाहे वह भाई बहन ही क्यों ना हो। समूह परिवार, इसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें सभी एक दूसरे के पति पत्नी थे। ये विवाह जो परिवार के विकास है इसके बारे में हम देख रहे हैं। 5 स्तर है इसके। सिमेन परिवार क्या होता था? इस व्यवस्था में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था, परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? इस अवस्था में परिवार एक पुरुष का आधिपत्य था, वह एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। एक विवाहित परिवार क्या होता है? विवाहित, यह वर्तमान में अधिकांश समाजों में प्रचलित है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है तथा उसी से यौन संबंध रखता है। ठीक है, तो ये हो गए 5 स्तर, 5 प्रकार। नेक्स्ट है परिवार की अनुपम विशेषताएं क्या होती है? अब मैकाइवर और फेज के अनुसार क्या क्या विशेषताएं हैं? 8 अनुपमों की विशेषताओं का उल्लेख किया इन्होंने। सर्वव्यापकता, भावनात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, छोटा आकार, सामाजिक ढांचे में केंद्रित स्थिति, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व, सामाजिक संगठन का आधार, परिवार का स्थायी और अस्थायी भाव। ये विशेषताएं होगी, अभी आपने ध्यान में रखनी है। पूछा जा सकता है 3 विशेषताएं देखे कि इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है। उसके बाद है परिवार के प्रकार क्या होते हैं। ये तो स्तर देखे हमने ना, स्तर अलग है, परिवार के प्रकार अलग है। सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक,
परिस्थितियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार व्यवस्थाओं का जन्म दिया। सबसे पहले मानव समाज के विकास के साथ साथ परिवार के निम्नलिखित स्वरूप अस्तित्व में आए। सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार की बात करेंगे तो केंद्रीय परिवार, इसमें होता है, इसे नाभिक परिवार भी कहते हैं। आकार की दृष्टिकोण से यह परिवार की सबसे छोटी इकाई है। इसके सदस्य पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। इस प्रकार के परिवार आधुनिक औद्योगिकी समाज की प्रमुख विशेषता है। भारतीय जनजातियों में ऐसे परिवार बहुत कम पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के साथ सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग करते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई एवं उनकी पत्नियां और बच्चे, विधवा बहिनें एवं बेटियां होती हैं। हिंदुओं और ग्रामों में संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं। जेडी मैन ने हिंदू लॉ एंड कस्टम में मालाबार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार, जिसे थारवाड़ कहते हैं, को इस व्यवस्था का एक पूर्णतम उदाहरण माना है। विस्तृत परिवार क्या होता है? विस्तृत परिवार के घटक समूह के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही घर में नहीं रहते। प्रायः वे एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तथा एक ऐसी गतिविधि में जुड़े रहते हैं। इस तरह का परिवार लघु वंशावली होता है। ऐसे परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। इसमें मातृपक्ष या पितृपक्ष या दोनों पक्ष हो सकते हैं। सत्ता तथा वंश नाम के आधार पर मातृसत्तात्मक परिवार, यह परिवार साधारणतः मातृवंशीय होता है। परिवार की सत्ता प्रमुख रूप से किसी स्त्री के हाथ में होती है। नायर, गारो, खासी आदि में ऐसे ही परिवारों का प्रचलन है। व्यावहारिक रूप से नैनीताल की थारू जनजाति में भी ऐसे परिवार के काफी लक्षण विद्यमान है। पितृसत्तात्मक परिवार पुरुष प्रधान होता है। वंश परंपरा भी पुरुष के नाम से संबंधित रहती है। भारत ही नहीं, विश्व के सभी भागों में इसका सर्वाधिक प्रचलन है। निवास स्थान के आधार पर मातृस्थानीय परिवार, जब विवाह के बाद पुरुष पत्नी के माता पिता के साथ रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। मालाबार के नायर, खासी और गारो जनजातियां मातृस्थानीय प्रकार के। पितृस्थानीय परिवार क्या होता है? जब विवाह उपरांत स्त्री अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती है तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। यह प्रथा मुस्लिम, हिंदू तथा भील, खरिया आदि जनजातियों में पाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्लो लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी सेटिंग में जाके, यूट्यूब की सेटिंग मतलब कि वीडियो की सेटिंग में जाके 2x की स्पीड से वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ जाता है इतनी स्पीड में। ठीक है। नवस्थानीय परिवार, विवाह उपरांत की बात की जाए, जब नव विवाहित जोड़े स्वतंत्र घरेलू इकाइयां स्थापित करते हैं तो उसे नवस्थानीय आवास कहा जाता है। यह प्रथा पाश्चात्य समाजों में प्रचलित है। मातुल स्थानीय परिवार, विवाहों के उपरांत जब पुरुष अपनी पत्नी के साथ मामा के यहाँ, बर की माँ का भाई होता है जो मामा, रहने लगते हैं तो उसे मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं। मातृ पितृ स्थानीय परिवार क्या होता है? मातृ पितृ स्थानीय परिवार में क्या होता है? विवाह उपरांत जब पति और पत्नी दोनों में से किसी के परिवार के साथ रह रहे हो तो उसे मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। द्विस्थानीय परिवार क्या होता है? जब विवाह के उपरांत पति तथा पत्नी अपने अपने जन्म के परिवार में रहते हैं तो द्विस्थानीय परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार में पति रात्रि में पत्नी के घर जाते हैं परंतु दिन में वह जन्म के परिवार में रहता है। ऐसा परिवार लक्षद्वीप, केरल और असांटी जनजाति में पाया जाता है। विवाह के आधार पर प्रकार है। एक विवाही परिवार, जब एक
पुरुष और स्त्री विवाह के साथ परिवार का निर्माण करते हैं तो उसे ऐसे परिवार को एक विवाही परिवार कहते हैं। इसका प्रचलन हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख परिवारों में पाया जाता है। बहुपत्नी विवाही परिवार, जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके परिवार की स्थापना करता है तब ऐसे परिवार को बहुपत्नी विवाही परिवार कहा जाता है। वर्ष 1955 के बाद प्रत्येक हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध के लिए बहुपत्नी विवाह पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने 1955 की डेट, बैन लगा दिया गया है बहुपत्नी विवाह। मुसलमानों में आज भी बहुपत्नी विवाही परिवार प्रचुरता से पाए जाते हैं। भारत की नागा, बैगा, गोंड, लुसाई, खस तथा हो जनजाति में यह प्रथा विद्यमान है अभी तक। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है किन जातियों में बहुपत्नी विवाह के विवाह संबंधित है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बहुपति विवाही परिवार की बात करेंगे, जब एक स्त्री द्वारा एक साथ कई पुरुषों से विवाह किया जाता है तो उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इसके दो रूप हैं, प्रथम भातृ बहुपतिक परिवार तथा द्वितीय अभातृ बहुपतिक परिवार। भारत में खस, कोटा, टोडा, नायर, टियान, कुसुम्ब और कंबल आदि जनजातियों में ऐसे परिवारों का प्रचलन बहुत अधिक पाया जाता है। सामूहिक समूह विवाहीय परिवार क्या होता है? इसमें होता है जब कई भाई या पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सभी पुरुषों के स्त्रियों के समान रूप से पति हो तो सामूहिक विवाहीय परिवार कहलाता है। परिवार के अन्य स्वरूप क्या होते हैं? मिश्र परिवार क्या होता है? जैसे कि मिश्र परिवार क्या होता है? इसमें कहते हैं जब नाभिकीय परिवार की इकाई और उनके अंशों के संयोजन संकलन के जरिए एक मूर्त समूह का निर्माण होता है तो इसे मिश्र परिवार कहते हैं। बहुपत्नी विवाह पर आधारित किसी परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनसे उत्पन्न उसके बच्चे मिश्र परिवार का संगठन करते हैं। यदि किसी परिवार समूह के घटकों में कोई पुनर्विवाहित विधवा या तलाकशुदा स्त्री तथा पिछले विवाह से उत्पन्न उसके बच्चे हो तो इस तरह का परिवार भी मिश्र परिवार होगा। स्तंभ परिवार क्या होता है? स्तंभ, इसका वर्णन लिपले द्वारा 19वीं सदी में यूरोपीय परिवार की संरचनाओं के संदर्भ में किया गया है। जब परिवार के अनेक युवा सदस्य उत्प्रवासित होकर अन्यत्र या औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने चले जाए और मुख्य परिवार अपनी जगह कायम रहे तो उसे स्तंभ परिवार कहते हैं। वारन ने परिवार के दो प्रकार बताए हैं, तो ये आपने परिवार जो आलोचक है इनके बारे में भी ध्यान में रखना है। वार्नर ने क्या कहा है कि जन्म मूलक परिवार जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म तथा पालन पोषण होता है जैसे उसे जन्म मूलक परिवार कहते हैं। प्रजनन मूलक परिवार क्या होता है? जैसे कि विवाह उपरांत व्यक्ति जिस परिवार का निर्माण करता है उसे प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं। लेटन के अनुसार परिवार के निम्न दो प्रकार होते हैं। समरक्त की बात करेंगे। समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं तथा कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति उसमें नहीं रहता है, जैसे नायर परिवार। विवाह संबंधी परिवार क्या होता है? विवाह संबंधी परिवार में मुख्य जोर विवाह पर दिया जाता है, परंतु इसमें रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों साथ साथ रहते हैं। ग्रामीण परिवार क्या होता है? विलेज फैमिली। ग्रामीण परिवार कृषि पर आधारित परिवार है जिसमें संयुक्त और विस्तृत परिवार की प्रधानता पाई जाती है। यह भूमि जैसी स्थायी संपत्ति से जुड़ा रहता है। नगरीय परिवार होता है नगरों में निवास करने वाली परिवार जहां कृषि की प्रधानता नहीं पाई जाती और आय का स्रोत उद्योग तथा अन्य उत्पादक संस्थान होते हैं तो नगरीय परिवार कहलाता है। यहाँ तीव्र औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नाभिकीय परिवार पाए जाते हैं। परिवार के कार्यों के बारे में विभिन्न विचारकों का मत है कि वेयर स्टडीड कहते हैं ने परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण विद्वान है। समाज के लिए कार्य, व्यक्ति के लिए कार्य। समाज के लिए कार्य प्राणियों का पुनरुत्पादन करना,
और व्यक्ति से संबंधित, पहले समाज के संबंधित देख लेते हैं। प्राणियों का पुनरुत्पादन करना, यौनिक नियंत्रण करना, सदस्यों की देखरेख करना, सांस्कृतिक संचरण की सुविधा प्रदान करना, सामाजिक एकरूपता लाना, ये समाज के लिए कार्य हो गए। परिवार के व्यक्ति के लिए कार्य, जीवन और अस्तित्व की सुविधा प्रदान करना, यौनिक अवसर देना, संरक्षण तथा समर्थन देना, सामाजिकरण करना, पद प्रदान करना, ये हो गए व्यक्ति के लिए कार्य परिवार के। डेविस ने परिवार के 4 कार्यों में, जैसे कि प्रजनन हो गया, भरण पोषण हो गया, सामाजिक संस्तरण हो गया, समाजीकरण के कारण परिवार को महत्वपूर्ण संस्था माना है। बोटोमोर परिवार के इन कार्यों से आर्थिक कार्यों को भी जोड़ते हैं, मतलब इन सब में से और आर्थिक कार्यों को भी जोड़ते हैं बोटोमोर। लुनबर्ग ने परिवार के 4 मूल कार्यों का वर्णन किया है: लैंगिक व्यवहार का नियमन और संतानोत्पत्ति, बच्चों की देखभाल एवं उनका पालन पोषण करना, सहयोग एवं श्रम विभाजन, प्राथमिक समूह और संतुष्टियां। आगवर्न के द्वारा परिवार के निम्नलिखित 6 कार्यों का वर्णन किया है: स्नेह संबंधी, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सुरक्षात्मक, धार्मिक तथा शैक्षिक। रीड ने परिवार के निम्नलिखित कार्य बतलाए हैं। कौन कौन से बताया है रीड ने बताया है: प्रजाति संचरण, सामाजिकरण, लैंगिक आवश्यकताओं का नियमन एवं उनकी पूर्ति, और आर्थिक कार्य। पार्सनस ने परिवार के 2 मौलिक कार्य, प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण का उल्लेख किया है। मेरिल एवं एड्रिज ने परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य, समाजीकरण करने और भावात्मक कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। मैकाइवर के द्वारा परिवार के कार्यों को अनिवार्य तथा ऐच्छिक में वर्गीकृत किया गया है। उसने अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति एवं बच्चों का पालन पोषण तथा घर की व्यवस्था को सम्मिलित करना किया है, जबकि ऐच्छिक कार्यों में उसने धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं मनोरंजन को सम्मिलित किया है। मार्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करके परिवार के 4 सार्वभौमिक कार्यों, जैसे कि यौन संतुष्टि, प्रजनन, आर्थिक तथा शैक्षणिक कार्यों का उल्लेख किया है। कुले ने परिवार को एक ऐसा प्राथमिक समूह माना है जो मानव स्वभाव की पोषिका है, जबकि कॉमंट का मानना है कि व्यक्ति नहीं वर्ण परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है। तो ये परिभाषाएं आपने ध्यान में रखनी है। एंडरसन का कथन है कि एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परिवार इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि सभी समाज परिवार के माध्यम से ही अपने मान्यता प्राप्त लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक जीवन के लिए परिवार द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य, जैविक कार्य होते हैं, जैसे कि यौन संबंधों की संतुष्टि, संतानोत्पत्ति की व्यवस्था, सदस्यों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। समाजीकरण का कार्य, सामाजिक सीख प्रदान करना, पद तथा कार्य प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करना, शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना। आर्थिक कार्य क्या है इसके, तो ये है आवश्यकता अनुसार सुविधा प्रदान करना, श्रम विभाजन और आय की व्यवस्था करना, उत्तराधिकार की व्यवस्था करना, संपत्ति का प्रबंधन करना। सांस्कृतिक कार्य क्या होते हैं? सांस्कृतिक व्यवहारों की शिक्षा देना, प्रत्येक पीढ़ी को संस्कृति का संचरण करना। धार्मिक कार्य क्या होते हैं? धार्मिक कार्य आते हैं, राजनीतिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य। ठीक है, ये आते हैं आपकी, ये हमने देख लिया। सामाजिक जीवन के लिए परिवार द्वारा की जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य। आधुनिकता, यहाँ पर छूट गया कुछ है नहीं, हाँ यहाँ परिवार के कार्यों में आधुनिक परिवर्तन। परिवार के कार्यों में आधुनिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी संस्था के रूप में अतीत
में परिवार ने इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि इन्हीं कार्यों के कारण परिवार को सामाजिक जीवन का मौलिक प्रतिनिधि माना जाता है। आधुनिक परिवारों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा के प्रभाव से धार्मिक कर्मकांड की जगह तर्क एवं बुद्धि ने स्थान ग्रहण कर लिया है। अब परिवार आर्थिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र नहीं रहा है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर आजीविका के लिए काम करने लगा है। व्यक्तिवादिता, निहित स्वार्थ और निजी संपत्ति की भावना के कारण परिवार में आर्थिक क्रियाओं का चुनाव तथा उसके लाभ या हानि का दायित्व व्यक्तिगत आधार पर निश्चित होने लगा है। आधुनिक युग में परिवार के मनोरंजन का संपूर्ण कार्य क्लबों, नाटक घरों, चलचित्रों, रेडियो तथा मित्र गोष्ठियों ने ले लिया। अब आधुनिक समय में अब किसने ले लिया है? इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम ने ले लिया है। आज व्यक्ति के जीवन में द्वितीयक समूह एवं औपचारिक संबंधों की प्रधानता बढ़ती जा रही है। मैंने क्यों कहा इंस्टाग्राम? क्योंकि देखना, आप 4 मित्र बैठे होंगे, उस चारों के पास फोन होंगे, अपने अपने फोन में देख रहे होंगे, है ना। अगर मान लो चाय भी पी रहे हैं, देखना आप हर बंदा फोन देख रहा है, चाहे उसमें है कुछ नहीं, पर फोन देख रहा है, रील देख रहा है, फेसबुक चला रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। उसके साथ ही अब हो गया ज्ञान तो आपको मिल जाता है। आधुनिकता तथा व्यवहार के नवीन प्रतिमानों का महत्व बढ़ता जा रहा है। परिवार के अन्य कार्यों जैसे कि शैक्षणिक कार्य, सुरक्षा संबंधी कार्यों, राजनीतिक कार्यों तथा व्यक्तित्व के विकास से संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। परिवार के ढांचे में होने वाले परिवर्तन। आज अधिकांश परिवार के सदस्यों की संख्या घटकर नाभिकीय परिवार में परिवर्तित होती जा रही है। स्त्रियां दासी के रूप में ना होकर सहचर्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। परिवार में से संबंधित निर्णयों में पिता के अतिरिक्त पत्नी एवं बच्चों के मंतव्य शामिल होने लगे हैं। वर्तमान में बाल विवाह की जगह विलंब विवाह होने लगे हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके आज के जीवन से संबंधित है ना। बाल विवाह की जगह अब विलंब विवाह होने लगे हैं। एक विवाह को ही उचित समझा जाता है और विधवा के प्रति सहिष्णुता का भाव दिखाई देने लगता है। स्त्रियां शिक्षा के प्रसार ने सामाजिक चेतना लाने तथा स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने में योग दिया है, जिससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता में इजाफा हुआ है। आजकल नाते रिश्तेदारों के साथ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती तलाक दर संख्या ने परिवार के स्थायित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया है। व्यक्तिवादिता के बढ़ते प्रभाव से पारिवारिक सदस्यों के बीच त्याग सेवा की भावना न्यून होती जा रही है। कुछ भी नहीं है समझाने को इसमें, है ना, आपको समझ आ रहा होगा। परिवार का सब आपके व्यवहार से संबंधित है, ये समाज शास्त्र, तो इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है एक्स्ट्रा। उसके बाद है परिवार का महत्व एवं भविष्य। परिवार का महत्व एवं भविष्य। एंडरसन का कथन है कि एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परिवार इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि सभी समाज परिवार के माध्यम से अपने मान्यता प्राप्त लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं। विसेंस का मत है कि क्या मत है इनका? परिवार एक मौलिक और सर्वव्यापी संस्था है तथा प्रत्येक समाज का जीवित रहना इसी पर आधारित है। वर्गीस और लॉक का क्या कथन है? इन्होंने कहा परिवार के संबंध में, परिवार के भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि परिवर्तित दशाओं में से अनुकूल करने के लंबे इतिहास और स्नेह संबंधी कार्यों को देखते हुए सुरक्षित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि परिवार सदैव जीवित रहेगा और व्यक्तिगत विकास में सहायता देता रहेगा। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है, ये सिद्धांत पूछे जाएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत की बात करेंगे।
इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो और अरस्तु है। इनके अनुसार परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक था। वर्ष 1861 में सर हेनरी मैन द्वारा इस सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन कर इसे आगे बढ़ाया गया। प्रतिपादक कौन है? प्लेटो और अरस्तु। आगे किसने बढ़ाया? हेनरी मैन ने। उसके बाद है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में मार्गन, लुबॉक, फ्रेजर और व्रिफाल्ट प्रमुख है। इनका मानना है कि परिवार के आरंभिक काल में ना तो विवाह का अस्तित्व था और ना ही परिवार का, बल्कि पशुओं की तरह अनियमित यौन स्वतंत्रता पाई जाती थी। एक समूह के सभी सदस्य पुरुषों को दूसरे समूह की सभी स्त्रियों से स्वतंत्र यौन संबंध पाया जाता था। विकासवादी सिद्धांत की बात करेंगे। इस सिद्धांत की रूपरेखा को सर्वप्रथम बैकुफन द्वारा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात लुईस मॉर्गन द्वारा इस अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अन्य समर्थकों ने टॉलर तथा स्पेंसर का नाम प्रमुख है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट और बैकुफन का नाम उल्लेखनीय है। टायलर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। विफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। किसकी पुस्तक है? द मदर्स, टायलर की है ना, सॉरी विफाल्ट की है पुस्तक। स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक समय में बच्चे अपने माता पिता को नहीं जानते थे, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में उसका संबंध केवल माता से ही होता था। इस आधार पर आरंभिक परिवार मातृसत्तात्मक ही माने जा सकते हैं। एक विवाह का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मोनोपोली। वेस्टमार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वह परिवार एक विवाही परिवार ही है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें? सेक्स एंड सेपरेशन इन स्वेज सोसाइटी, सेपरेशन स्वेज सोसाइटी है ना, इसमें कहा है। ये मेरिनोवस्की का कथन है कि एक विवाह ही परिवार का एकमात्र सच्चा रूप है, अतीत में रहा है और भविष्य में रहेगा। अब आते हैं विवाह के ऊपर। मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका दिया हुआ पेपर उस सिलेबस में, ठीक है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उदह, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। विवाह दो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है। भारतीय समाज में विवाह जीवन भर का सांस्कृतिक बंधन है, जिसे हिंदू सामाजिक मूल्यों के अनुसार किसी स्थिति में तोड़ना उचित नहीं समझा जाता। हमारे समाज में विवाह का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है, जबकि यौन संतुष्टि को इसमें गौण स्थान दिया गया है। विवाह एक संस्था ही नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संस्था है। हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, जनजाति आदि समाजों में विवाह को एक सामाजिक समझौता या संविदा, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। बोगार्डस का मत है विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। WHR रिवर्स के शब्दों में जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। लुसिमियर का मानना है कि विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। अब विवाह की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर बात कर लेते हैं। वेस्टरमार्क ने विवाह की प्रमुख विशेषताओं
प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया है। सबसे पहले, विवाह शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक सामाजिक संस्था के रूप में किया जाता है। यह संस्था प्रमुख रूप से व्यक्ति को यौन संबंधों को अधिकार देती है और व्यक्ति से आशा करती है कि वह कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने इस अधिकार का उपयोग करेगा। विवाह केवल यौन संबंधों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसे एक आर्थिक संस्था भी कहा जा सकता है। यह इस दृष्टिकोण से कि विवाह का प्रभाव पति और पत्नी के संपत्ति अधिकारों पर भी पड़ता है। विवाह का कार्य एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का भी निर्धारण करना है। इस कार्य का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था में अवैध रूप से जन्म लेने वाले बच्चों को उतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना कि वैध संतानों को प्राप्त होता है। विवाह मान्य तभी हो सकता है जबकि दोनों पक्षों के बीच विवाह संबंधों का निर्धारण किसी प्रथा अथवा कानून के अनुसार हो। विभिन्न समाजों में विवाह पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती है, जिसका कारण विभिन्न समाजों की प्रथाओं, कानूनों अथवा सांस्कृतिक विशेषताओं में भिन्नता होना है। विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं? विवाह समाजों में विवाह के उद्देश्य यद्यपि समान है, विभिन्न समाजों में विवाह के उद्देश्य यद्यपि समान है, परंतु सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक विशेषताओं में विभिन्नता होने के कारण इन उद्देश्यों की प्राथमिकता के क्रम में कुछ अंतर पाया जाता है। विवाह के निम्नलिखित 4 उद्देश्य महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यौनिक इच्छाओं की पूर्ति, परिवार का निर्माण, आर्थिक सहयोग की स्थापना तथा बच्चों के पालन पोषण के द्वारा मातृ मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि। मेरडॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करने पर भी समाजों में विवाह के लिए निम्नलिखित 3 उद्देश्यों का प्रचलन पाया, जैसे कि यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का लालन पालन एवं समाजीकरण। पश्चिमी समाजों की भौतिक संस्कृति में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य यौन संबंध स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त करना है और बच्चों के जन्म को वैध रूप प्रदान करना है। इन समाजों में परिवार का महत्व अपेक्षाकृत कम होने और व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिलने के कारण विवाह जैसी संस्था का संबंध संपत्ति अधिकारों से बहुत कम है। सरल तथा आदिवासी समुदायों में विवाह का उद्देश्य केवल 2 व्यक्तियों के बीच ही संबंधों को स्थापित करना नहीं है, बल्कि 2 परिवारों के संबंध को सुदृढ़ बनाना है। बहुत से आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनमें यौन संबंधों के बारे में नियम ना तो अधिक कठोर है और ना ही ऐसे संबंधों पर किसी तरह का नियंत्रण लगाना जरूरी समझा जाता है। अनेक आदिवासी समुदायों में बहुपति विवाह का प्रचलन है, जिसके कारण यह जानना बहुत कठिन हो जाता है कि बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। ऐसी स्थिति में बच्चे के पितृत्व का निर्धारण भी सामाजिक प्रथाओं अथवा सांस्कृतिक रूप से होता है। डॉक्टर कपाड़िया का कथन है कि धर्म, प्रजा मतलब संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। विवाह के प्रकारों में इन्होंने एक विवाह और बहुविवाह को माना है। बहुविवाह में बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह, समूह विवाह। बहुपत्नी विवाह के भी आगे इन्होंने 2 और प्रकार कर दिए, भातृक बहुपति विवाह, अभातृक बहुपत्नी पति विवाह। एक विवाह वह विवाह है जिसमें एक पुरुष की एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति हो। पिंडिंगटन का कथन है एक विवाह का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक समय कोई भी पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, एक विवाह को आवश्यक कर दिया गया है। शिक्षा एवं सभ्यता के साथ साथ एक विवाह का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। बहुविवाह की बात करेंगे, जब एक से अधिक पुरुष या स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो ऐसा विवाह बहुविवाह कहलाता है। बहुविवाह के निम्नलिखित 4 स्वरूप है। बहुपति विवाह में एक स्त्री का एकाधिकार पुरुष से वैवाहिक संबंध होता है। डॉक्टर
रिवर्स का कथन है, एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह के दो रूप पाए जाते हैं। भातृक बहुपति विवाह, जब दो या अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं, अथवा सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है और अन्य सभी भाई स्वतः ही उस स्त्री के प्रति माने जाते हैं, पति माने जाते हैं। तो इस प्रकार के विवाह को भातृक बहुपति विवाह कहा जाता है। इसका प्रचलन खस, टोडा एवं कोटा आदि लोगों में पाया जाता है। डॉक्टर रिवर्स का कहना है कि कभी कभी सगे भाइयों के स्थान पर सगोत्री भाई मिलकर भी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं, मतलब गोत्र जिनके सेम हो। अब भ्रातृ बहुपति विवाह की बात करेंगे। अभ्रातृक बहुपति विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते। स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा नायरो एवं टोडा में प्रचलित है। मातृपक्षीय बहुपति विवाह विवाही परिवार में स्त्री अपनी मां के परिवार में या मूल निवास स्थान पर रहती है। जब पति बारी बारी से यहाँ निवास के लिए आते जाते हैं, जबकि पति जो है यहाँ पर बारी बारी मतलब निवास के लिए आते जाते रहते हैं। बहुपत्नी विवाह क्या होता है? बहुपत्नी विवाह वह विवाह है जिसमें एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है। यह प्रथा हिंदुओं तथा मुसलमानों के अतिरिक्त नागा, गोंडा, बैगा, भील, लुसाई आदि जनजातियों में पाई जाती है। दक्षिण में निमुद्री ब्राह्मणों में भी यह प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी विवाह। द्विपत्नी विवाह, जब एक पुरुष या एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है तो इसे द्विपत्नी विवाह कहते हैं। कई बार पहली स्त्री के संतान न होने पर दूसरा विवाह कर दिया जाता है, जैसे आरेगन और एस्किमो जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। समूह विवाह। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है तथा समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। इस प्रथा का प्रचलन ऑस्ट्रेलियाई की जनजातियों में विद्यमान है। विवाह से संबंधित नियम। अंतर्विवाह नियम के अनुसार एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह, जाति, प्रजाति, धर्म अथवा क्षेत्र के अंदर करना पड़ता है। यह समूह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। रिवर्स ने के मतानुसार अंत विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से किसी से ही विवाह स्थायी चुनना अनिवार्य होता है। बहिर्विवाह। बहिर्विवाह क्या होता है? विवाह के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को अपने समूह के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित करना पड़ता है। इसके प्रचलित स्वरूप निम्नलिखित है। गोत्र बहिर्विवाह, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध है। एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना गोत्र बहिर्विवाह कहलाता है। सर्वप्रथम गृहसूत्र साहित्य में सगोत्र विवाह की मनाही की गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा वर्तमान समय में सगोत्र विवाह संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया है ना, ये हटा दिया गया है। सगोत्र मतलब हटा दिए गए। सप्रवर बहिर्विवाह क्या होता है? वैदिक इंडेक्स के अनुसार प्रवर का अर्थ है आह्वान करना होता है। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य ऋषि पूर्वजों से संस्कारात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से संबंधित मानते हैं। अंततः वे परस्पर विवाह नहीं करते। प्रवर आध्यात्मिक दृष्टि से परस्पर संबंधित लोगों के समूह की ओर संकेत करता है, न कि
रक्त संबंधी की ओर। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा सप्रवर विवाह संबंधी निषेध को समाप्त कर दिया गया है। सपिंड की बात करें, सपिंड बहिर्विवाह इरावती कर्वे के अनुसार सपिंडता का अर्थ है मृत व्यक्तियों को पिंड दान देने वाले या उसके रक्त कण से संबंधित लोग। स्मृति से सपिंड का अर्थ है वे सभी व्यक्ति सपिंडी है जो एक व्यक्ति को पिंड दान करते हैं। विज्ञानेश्वर कृति मिताक्षरी के अनुसार वे सभी व्यक्तियों को एक शरीर से पैदा हुए हैं सपिंड है। वे सभी व्यक्ति जो एक शरीर से पैदा हुए से सपिंड है। जिमुत वाहन कृति दायभाग के अनुसार पिंड का अर्थ चावल के गोलों से है जो श्राद्ध के समय पितरों को अप्रिय किए जाते हैं। पितर होते हैं उनको अप्रिय किए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार समान पितरों को चावल के गोले अर्पित करने वाले व्यक्ति सपिंडीय है और इसलिए सपिंडीय पुरुषों के संतानों में विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। इस धारणा के अनुसार मातृपक्ष की ओर जांच 5 पीढ़ियों तक और पितृपक्ष की और 7 पीढ़ियों तक के सदस्यों में विवाह संबंध निषिद्ध है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की है। माता एवं पिता दोनों पक्षों में 3-3 पीढ़ियों के सपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। टोटम बहिर्विवाह। टोटम की धारणा जनजातियों से संबंध है। टोटम का तात्पर्य किसी भी ऐसे पदार्थ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे से है जिससे जनजातियों के सदस्य भावात्मक रूप से संबंध होते हैं, उससे अपना आध्यात्मिक संबंध जोड़ते हैं। कभी कभी एक विशेष टोटम से अपनी उत्पत्ति का दावा भी करते हैं, अतः यह एक टोटम को मानने वाले परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं और आपस में विवाह नहीं करते। उदाहरणार्थ टोडा जनजाति में भैंस उनका टोटम है और इसलिए इस जनजाति के सदस्य भैंस को एक पवित्र पशु समझते हैं। उसके बाद है ग्राम बहिर्विवाह। ग्राम बहिर्विवाह उत्तरी भारत, पंजाब, दिल्ली के आसपास प्रचलित है। इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति अपने गांव तथा गांव से छूती हुई सीमा वाले गांव में विवाह नहीं करता। गांव में इस प्रकार के विवाह को खेड़ा बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है। दिशा परिविवाह बहिर्विवाह। इस नियम के अनुसार जिस विवाह में कन्या का विवाह होता है, जिस दिशा में कन्या का विवाह होता है उस दिशा से व्यक्ति पुत्र वधू प्राप्त नहीं करते। उत्तरी भारत में एक कहावत प्रचलित है, पूर्व की बेटी पश्चिम का बेटा, अर्थात पुत्र वधू पूर्व दिशा के गांव से प्राप्त की जाती है जबकि वर पश्चिमी दिशा के गांव से। समनर का कथन है कि अंतर विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह के प्रकार। अनुलोम विवाह, जब एक उच्च वर्ण जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाता है जिसका वर्ण जाति, उपजाति एवं कुल लड़के से नीचा होता है तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। इस विवाह का प्रचलन वैदिक काल से लेकर स्मृति काल तक रहा है। एक ब्राह्मण अपने से निम्न 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कन्या से क्षत्रिय अपने से निम्न 2 वर्णों वैश्य एवं शूद्र से तथा वैश्य अपने वर्ण के अतिरिक्त शूद्र कन्या से विवाह कर सकता था। शूद्र कन्या से द्विज लड़के के विवाह से उत्पन्न संतान को मनु ने पार्श्व एक जीवित शव की संज्ञा दिया है। प्रतिलोम विवाह क्या होता था? जब एक उच्च वर्ण जाति, उपजाति, कुल तथा वंश की लड़की अपने से निम्न वर्ण जाति, उपजाति, कुल या वंश के लड़के के साथ विवाह करती थी तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था।
जैसे किसी ब्राह्मण लड़की का विवाह एक क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के साथ कर देना। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल या निषाद कहा जाता है। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह को वैध माना गया है। स्मृति द्वारा मान्य विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? स्मृतियों द्वारा विवाह के कुल 8 प्रकारों को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें से प्रथम 4 प्रशस्त, शेष अप्रशस्त। ये निम्नलिखित प्रकार है। बाह्य विवाह, पिता योग्य वर की भार्या विवाह पिता योग्य वर की तलाश कर उसे अपने घर आमंत्रित कर यथाशक्ति उपहार देकर अपनी पुत्री को विदा करता है। दैव विवाह, पिता यज्ञ करने वाले पुरोहित को योग जानकर उसे अपनी पुत्री को दान स्वरूप भेंट करता है। दैव विवाह इसे कहते हैं। उसके बाद है आर्ष विवाह। इसमें वर द्वारा वधू के पिता को एक जोड़ा बैल या एक बैल और एक गाय भेंट कर वधू प्राप्त किया जाता है। प्राजापत्य विवाह, एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को वर को यह कहते हुए भेंट किया जाता है कि तुम दोनों साथ साथ धर्म का पालन करो। गांधर्व विवाह क्या होता है? यह स्त्री और पुरुष की सहमति पर आधारित एक प्रकार का प्रेम विवाह है। तो गांधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। असुर विवाह क्या होता है? इसमें वर कन्या पक्ष को कुछ वधु मूल्य देकर वधु प्राप्त करता था। यह एक प्रकार का क्रय विवाह था, इसे अवैध माना गया है। राक्षस विवाह, पुरुष बलपूर्वक रोती पीटती कन्या को उसके घर से उसके संबंधियों को मारकर अथवा घायल करके अपहरण करता था। इस प्रकार के विवाह का विधान केवल क्षत्रिय जाति के लिए था। पिशाच विवाह, नशे में धुत मदमस्त या सोई हुई कन्या के साथ बहला फुसलाकर उसका शील भंग कर देने के साथ विवाह पिशाच विवाह कहलाता था, इसे अवैध माना जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में विवाह, मैत्री विवाह, यह दो व्यक्तियों का एक समझौते पर विवाह है। जब तक कोई बच्चा पैदा नहीं होता, विवाह संबंध को दोनों की आपसी सहमति पर भंग किया जा सकता है। प्रयोगात्मक विवाह, इस प्रकार के विवाह में स्त्री और पुरुष कुछ समय के लिए साथ साथ रहकर दूसरे के व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। यदि वे अनुभव करते हैं तो उनके व्यक्तित्व संगत है तो पक्के विवाह में बंध जाते हैं। इसे क्या प्रेजेंट में क्या कहते हैं, ये आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। प्रेजेंट में प्रयोगात्मक विवाह को क्या कहते हैं? लिव इन रिलेशनशिप क्या है? यही तो है। पहले मतलब अपने साथ रहेगी, अगर बाद में उनके विचार मिलते हैं तो फिर वो विवाह करते हैं। तो वही तो लिव इन चला आजकल, जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि इसके साथ रह लिए इतने साल, फिर इसको छोड़ा, फिर कहीं और, है ना। ये तो चला हुआ आजकल, जैसा कि आप न्यूज़पेपरों में भी देखता होगे और आसपास के आपके मित्र भी होंगे। तो होती है चीजें, समाज में चली हुई है बहुत, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का दूसरा नियम है। विवाह के कुछ अन्य स्वरूप भी होते हैं, जैसे कि सोरोरल बात करेंगे। जब एक पुरुष द्वारा कई बहनों के साथ विवाह कर लिया जाता है तो उसे सोरोरल विवाह कहलाता है। सोरोरेट क्या होता है? जब एक पुरुष द्वारा अपनी सर्ववासी या निसंतान पत्नी की बहन से विवाह किया जाता है तो उसे सोरोरेट विवाह कहलाता है। लेवीरेट क्या होता है? जब एक पुरुष अपनी मृत भाई की निसंतान विधवा से विवाह कर लेता है तो उसे लेवीरेट विवाह कहते हैं। ये ध्यान में रखने अपने दोस्तों, ये पूछे जाएंगे, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मैं फालतू में क्यों पढ़ाऊँ इनको। ये पूछे जाते हैं पेपर में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने देखे हैं, चाहे जिस मर्जी स्टेट के हो, तो उनमें पूछे जा चुके हैं। कन्या कन्या कनक्यूबिनेज सॉरी, नए नए नाम है पढ़ने में भी। कनक्यूबिनेज, पति तथा पत्नी के रूप में बिना विवाह कराए इकट्ठे रहने की एक हालत। यह एक या बहुत स्त्रियां जो पत्नी या पत्नियों से अलग है के साथ लैंगिक संबंध रखने का नाम है।
अलग अलग विवाह है, कुलीन विवाह। मैं तो बोलता हूँ अगर आप समाजशास्त्र नहीं पढ़ते तो आपने ऐसे नाम कभी पढ़े नहीं होने थे। कभी किसी को इतना मतलब कौन कौन पढ़ता है। देखो समाजशास्त्र लगाए, भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से, बट आपको सीखने के लिए कितना कुछ मिलेगा यहाँ से, है ना। हमने रिश्ते ऐसे नहीं जाने जो इसमें बताया गया है, जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल, तो मतलब इंटरेस्टिंग भी है, मैं ये नहीं कहता, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा भाई। मतलब पेपर में आपके, अगर मैंने डिफाइंड किया जैसे कि 23 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके सब्जेक्ट में, श्योर नहीं हूँ, मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ, एक मैंने एनालिसिस किया है। तो कितनी कुछ आपके मतलब आपके समझ के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। कुलीन विवाह क्या होता है? ऊंचे कुल के लड़के के साथ निम्न कुल को की कई कन्याओं का विवाह कुलीन विवाह कहलाता है। यह प्रथा बंगाल में प्रचलित है। ठीक है, आपको इसमें देखो स्टेट के बारे में भी जानने को मिल रहा है, कहाँ पर कौन सा विवाह है। विवाह का संस्थात्मक महत्व क्या है? पारिवारिक जीवन की व्यवस्था, बच्चों को वैध रूप प्रदान करना, सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ता, व्यक्ति का समाजीकरण, संस्कृति का संचरण, यौन संबंधों की नियमबद्धता, जनजातियों में प्रचलित विवाह पद्धति। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि विवाह का ही आ गया है ना। ठीक है, बन सकते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन। भारतीय जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 8 तरीके प्रचलित हैं। परिवीक्षा विवाह, इस विवाह का प्रचलन कुकी जनजाति में सर्वाधिक है। कुकी युवक चहेती लड़की के घर कुछ समय साथ रहने के पश्चात यदि आपसी तालमेल सही पाते हैं तो विवाह कर लेते हैं, अन्यथा अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने की स्थिति में कभी कभी युवक को लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के पैसे चुकाने पड़ते हैं। हरण विवाह क्या होता है? यह आज भी नागों में जीवन साथी प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में मौजूद है। कोंडो में हरण प्रायः लड़की के पिता के आग्रहवश किया जाता है। जो हो जनजाति में बधु मूल्य की दर काफी ऊंची होने के कारण प्रायः हरण विवाह किया जाता है। खरिया और बिरहों में किसी ये जातियां हैं। युवती से विवाह करने की इच्छा रखने वाला कोई युवक यदि सीधी तरीके से उसे प्राप्त नहीं कर पाता तो किसी मेले त्योहार या अन्य अवसर की प्रतीक्षा में रहता है और ऐसे सार्वजनिक स्थल पर अपनी चहती युवती के ललाट पर तेल मिश्रित सिंदूर लगा देता है, तो उससे विवाह होने जैसा मान लिया जाता है। असम में एक गांव द्वारा दूसरे गांव पर छापा मारने के दौरान बलात्कार भी किया जाता है। परीक्षा विवाह ये भीलों में होता है। परीक्षा विवाह भीलों में ऐसी प्रथा का प्रचलन आज भी है, विद्यमान है। होली के त्योहार के अवसर पर युवक और युवतियां एक खंबे या पेड़ के चारों ओर नाचते हैं। इस पेड़ या खंबे के सिरे पर नारियल और गुड़ बांधा जाता है। नृत्य में कोई भी अविवाहित भाग ले सकता है। शक्ति परीक्षण के दौरान यदि कोई युवक पेड़ या खंबे पर चढ़कर नारियल तोड़ देता है और गुड़ खा लेता है तो उससे उन युवतियों में से किसी को पत्नी बनाने या चुनने का अधिकार मिल जाता है। क्रय विवाह, ऐसे विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजाति भारत में नागा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है। दक्षिणी अफ्रीका की बांटू और थोगा जनजाति में क्रय विवाह है। लाबोला वधु मूल्य देने की प्रथा है। लाबोला में ढोर और कंबल दिए जाते हैं। यहाँ से आपका जियोग्राफी वाला सेक्शन भी कवर हो रहा है, जहाँ पर जनजातीय वाला टॉपिक आपको मेंशन किया है ना जियोग्राफी में, वो भी आपका कवर हो रहा है यहाँ से, है ना। तो इंटरलिंकिंग है सारे टॉपिक, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों दिया गया। हाँ, सेवा विभाग के बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक कवर कर लेंगे आज, है ना, क्योंकि लेंथी टॉपिक है, इसमें एमसीक्यू भी बहुत है दोस्तों। तो वैसे तो मैंने आज ही सोचा था, देखते हैं क्या बनता है। सेवा विवाह, यदि कोई गोंड या वैगा वधु मूल्य चुकता नहीं कर पाता तो वह अपने होने वाले
ससुर के घर जाकर विवाह इच्छुक सेवक के रूप में सेवा करने लग जाता है और कुछ समय बाद इच्छित लड़की से विवाह करके अपने घर लौट जाता है। गोंडों में ऐसे व्यक्ति को लामानाई और बैगा में लामसेना और गहरिया कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेपाल के गोरखा श्रमिक जौनसार क्षेत्र की खस के यहाँ कृषि श्रमिक के रूप में इसलिए कार्य करते हैं जिससे कि सेवा की अनुबंधित अवधि समाप्त होने पर खस पुत्रियां इन्हें विवाह में प्राप्त हो सकेगी। विनियम विवाह यह प्रथा खासी जनजाति को छोड़कर सामान्यतः पूरे भारत में प्रचलित है। बधु मूल्य न चुका पाने की स्थिति में दो परिवार आपस में बंधुओं के रूप में कन्याओं का विनिमय कर लेते हैं। सहपलायन विवाह लगभग सभी जनजातियों में युवक युवतियां आपसी सहमति से विवाह करते हैं। इसे राजी खुशी विवाह भी कहा जाता है। जब प्रेमी प्रेमिका घर से भाग जाते हैं तब तक नहीं लौटते जब तक कि उन्हें दंपत्ति रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाता। उसके बाद है हठ विवाह। बिरहो तथा हो जनजातियों में इस विवाह का प्रचलन है। जब एक विवाह इच्छुक लड़की अपनी पसंद के लड़के से विवाह करने में असफल हो जाती है तो अपने मनपसंद लड़के के घर हठात या अनाधिकार प्रवेश कर बैठ जाती है। मतलब बैठ जाना कहते हैं कि दूसरे के घर बैठ गई जाके। प्रताड़ित होने के बावजूद जब वह घर नहीं छोड़ती तो उसे स्वीकार करना पड़ता है। विधवा उत्तराधिकार विवाह सेमा नागाओं में एक व्यक्ति के लिए यह जरूरी होता है कि वह अपने पति की विधवाओं मतलब कि व्यक्ति की मां को छोड़कर से विवाह करे। इसका कारण यह है कि सेमा नागाओं में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति पर उसकी विधवा का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति पाने के लिए विवाह जरूरी है। सेमा नागाओं में स्त्री वस्तुतः संपत्ति होती है। गोंडों में अपनी विषम लिंगीय समोदर के साथ विवाह करना अनिवार्य होता है। वे इस प्रकार के विवाह को दूध लौटावा कहते हैं। यदि कोई ऐसी वसीयत से बचना चाहे तो सामने वाले पक्ष को हर्जाना चुकाना पड़ता है। खरिया और उरांब में भी विषम लिंगीय समोदर विवाह का प्रचलन है। खासी में भी ऐसा विवाह होता है किंतु एक व्यक्ति के पिता के देहांत के पश्चात और अपनी बुआ की पुत्री के साथ ही ऐसा विवाह हो सकता है। कादर पूर्णतः अंतर्विवाही है और विषम लिंगीय पितृ समोदर के बीच विवाह इनमें मान्य है। जनजातीय विवाह क्या होता है? जब जनजाति एक ऐसा मानव समूह है, ट्राइब भी दिया है टॉपिक में तो वो भी कवर कर लेते हैं। ट्राइब देख लेता हूँ मैं, ट्राइब दिया है सिलेबस में। ट्राइब कौन कौन से यूनिट में दिया है तो यहीं पर हम सारी ट्राइब कवर कर लेंगे। हाँ, ट्राइब दिया है तो ट्राइब के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ लिया परिवार, क्लास पढ़ लिया, मैरिज किनशिप पढ़ लिया है ना। ट्राइब पढ़ लेते हैं अब, नातेदारी भी पढ़ेंगे ना। जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीति, संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। काफी बड़ा है। डॉक्टर घुरे ने जनजातियों को भारत के आदिवासी न मानकर पिछड़े हिंदू कहा है, जबकि वेरियर एलिवन ने जनजातियों को आदिम जाति के नाम से और ठक्कर बापा ने आदिवासियों के नाम से संबोधित किया है। गिलिन और गिलिन का कहना है कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह की जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो तो एक जनजाति कहते हो। डॉक्टर मजूमदार का कहना है कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन
होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योगों के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। जनजाति के लक्षण क्या क्या होते हैं? एक जनजाति, ये भी आपको जैसे आगे एक तो टॉपिक में शायद मेंशन है, जनजाति की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, लक्षण, तो ये यहीं कवर हो जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका जाति मेंशन होगा, किया हुआ ना जनजाति, वो आपका कवर हो गया यहीं पर। अब वो नहीं करवाऊंगा मैं एक्स्ट्रा। तो एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। डॉक्टर रिवर्स ने जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते। एक जनजाति एक सामान्य भाषा का प्रयोग करती है। एक जनजाति कई परिवारों का संकलन है। एक जनजाति अंतर्विवाही होती है। एक जनजाति का अपना कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। एक जनजाति के सभी सदस्यों को एक सामान्य संस्कृति होती है। एक जनजाति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है। एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। एक जनजाति खान-पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय आदि व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित सामान्य निषेधों का पालन करती है। एक जनजाति अपने आप में पूर्ण इकाई एवं व्यवस्था होती है। भारत में युवा गृह, ये नहीं दिया है, नहीं यही है, जनजाति के ही है। भारत में युवा गृह की बात करें, भारत के सभी जनजाति क्षेत्रों में द्विलिंगीय एवं एकलिंगीय युवा गृह पाए जाते हैं। मोरिया एवं गोंड जनजाति के युवा गृह को गोटुल कहा जाता है। भोटिया में युवा गृह को रंगवंग और मुंडा और हु में गोटियोरा कहते हैं। भुइयां युवा गृह को दांगर, वासा, उरांब जोन के केरपा या घुमकोरिया कहते हैं। कोनयाक नागा जो असम के हैं, लड़कों के युवा गृह को मोरंग और लड़कियों के युवा गृह को यो कहते हैं। हो और सेमा नागा युवा गृह को मोरंग, सेमी नागा लड़कों के युवा गृह को इखुइच इची तथा लड़की की युवा गृह को इलो इची, जबकि अंगा मीनागा इसे कीचुकी कहते हैं। ठीक है, नए नए नाम है दोस्तों, थोड़ा याद रखने टफ हो जाएंगे। मुरियाओं में प्रचलित संयुक्त गृह युवा गृहों में लड़कों को चैलिक तथा लड़कियों को मोटियारी कहा जाता है। बोंडो में युवा गृह को सोलानी, डिगो, जुआंग में दरबार लाहौट, नागा में चंपो, खासी में चांग, मिकीर में रिसोमर, ठीक है। गारो में नोक पाते, ओहो जनजाति में आरिचू कहा जाता है। बड़े अजीब नाम है दोस्तों, बड़े टफ है याद करने ये। जनजातीय आर्थिक जीवन की बात करेंगे। खाद्य संकलन जनजातीय जैसे है कादर है, चेंचू है, खरिया, कोरबा, बिरहोर, पनियाना, यनाड़ी, कुरबा, ये नई नई जातियां हैं दोस्तों, बड़ा टफ है याद रखना, बार बार रिपीट करना आपने इनको, 2 बार लेक्चर को सुनना है, फिर आपके सही हो जाएगा ना। उसके बाद है कृषक समरूपी समुदाय। कमार हो गया, बैगा, बिरहोर, रेड्डी, उरांव, मुंडा, भील, संताल, गोंड, खासी, मजबार, खारवार, कोरबा, गोंड हो, ये क्या हो गया, कृषक समरूपी समुदाय हो गए। दस्तकारी जनजाति चेरो तथा अगारिया, कोटा, इरूला, थारू, कोरबा आदि। पशुपालक जनजातियां टोडा, भोटिया, भील, गुजर आदि। स्थानांतरित कृषि जनजातियां, अब ये वाला जो टॉपिक है आपका जियोग्राफी में भी है, वहां पर भी एक चीज कवर हो जाएगी यहीं से, है ना।
वहां पर भी यही बनेंगे क्वेश्चन, है ना। जैसे कि पूछा जाएगा स्थानांतरित कृषि इनमें से कौन सी जाति करती है, तो नागा होगी जो हम कहते हैं जिसे, भुइयां ये करती है, डाही और कामन कहते हैं, मारियां पेड़ा कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, खोंड है जो ये पोड़ू कहते हैं, बेगा बेबार कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे जनजातियों की बात कर लेते हैं और उनके निवास स्थान। खस आपकी उत्तराखंड में निवास करती है, भोटिया आपकी गढ़वाल और कुमायूं जिला में पाई जाती है, थारू उत्तराखंड का नैनीताल जिला, कोरबा छत्तीसगढ़ का निमाड़ और होशंगाबाद, बेगा मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, मुंडा ओरांब हो बिर होर इन छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, संथाल झारखंड का संथाल परगना और रांची बंगाल का बीरभूम और उड़ीसा का कटक जिला, ये संथाल यहाँ पाए जाते हैं। मुरिया माड़िया जनजाति कहाँ पाई है, बस्तर प्रदेश। अब ये जनजातियों वाला जो टॉपिक है ज्योग्राफी में वो यहीं पर कवर हो गया है, यहीं पर। उरांव झारखंड के सोन नदी के पास का पहाड़ी क्षेत्र है, जुआंग उड़ीसा की क्योंझर और थेनकबाल रियासत है, गरासिया लोहार ये राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है। गोंड राजस्थान और विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है, कोल और भील राजस्थान की दक्षिणी सीमा उत्तराखंड में, गारो आपकी हैदराबाद गुजरात, विंध्याचल की पहाड़ी असम का कामरूप, गोलपाड़ा बंगाल का मेमनसिंह जिला, खासी आपकी असम की जनजाति है तथा खासी पहाड़ियों में पाई जाती है, कुकी असम की लुसाई प्रदेश, नागा आपकी नागालैंड की, चेंचू हैदराबाद के जंगल की, टोडा कोटा नीलगिरी की समुद्र पर्वत है, कादर आपकी कोचीन की है, और एक है कुकीमेती मणिपुर की है, असम मणिपुर है ना। वंश और गोत्र ये नहीं दिया है, इसको छोड़ देते हैं। भातृदल और विदल भी नहीं है इसमें। अब हम करेंगे नातेदारी संगठन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द का हिंदी रूपांतरण सगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजन है। नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिससे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। रॉबिन फॉक्स ने के मतानुसार नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक हयात अथवा कल्पित समकता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। रेडक्लिफ ब्राउन के विचारानुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत भेष संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। लूसी मेयर का कथन है कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। कभी कभी प्राणी शास्त्रीय रूप में संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज में ने स्वीकार कर लिया है तो नातेदार माने जाते हैं, जैसे दत्तक पुत्र। बहुपति विवाह, टोडा जनजाति में बच्चे का प्राणी शास्त्रीय पिता कोई भी भाई हो सकता है, परंतु सामाजिक रूप से वही भाई पिता माना जाएगा जिसने परसुत पीमी संस्कार किया है। परसुत पीमी संस्कार किया है ना, वही कहा जाएगा। नातेदारी में रक्त संबंध एवं विवाह संबंधी दोनों का सम्मिलित किया जाता है। प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्त के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। रक्त संबंधों में जैविक तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य। प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी काफी शामिल है जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं, वन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर ससुर, ननद जीजा साली साला फूफा भाभी बहू। नातेदारी की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी होती है ना, रुको, हाँ, नातेदारी की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी होती है।
प्राथमिक संबंधी वे है जिसमें हमारा सीधा संबंध एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधियों हो सकते हैं, जिसमें 7 रक्त से संबंधित, एक विवाह से संबंधित होता है। पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित है, जबकि पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहिन बहिन से संबंधित रक्त संबंधी है। बहिन तो शुद्ध नहीं होता, बहन होता है। द्वितीयक संबंधी प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक द्वितीयक संबंधी है, जैसे एक व्यक्ति का दादा, चाचा, भतीजा, मामा, सास, ससुर, स्वसुर है, सॉरी ससुर क्या बोल रहा हूं मैं, स्वसुर स्वबसुर क्या है, साला, बहनोई, साली, देवर, भाभी आदि है। मॉडॉक ने 33 प्रकार के द्वितीय संबंधों का उल्लेख किया है। तृतीय संबंधी की बात करेंगे। हमारे द्वितीय संबंधों के प्राथमिक संबंधी तृतीय संबंधी है, जैसे कि पितामह, साले का लड़का आदि। मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधियों का उल्लेख किया है। किंगशिप टर्म्स एंड यूजेस। सगोत्र संबंध या संज्ञाएं एवं नियामक व्यवहार। मजूमदार एवं मदान की धारणा है कि सगोत्र मतलब संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती है जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। मॉर्गन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावली के अध्ययन में महत्वपूर्ण योग दिया है। मॉर्गन ने विश्व में प्रचलित नातेदारी शब्दों का अध्ययन करके उन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। वर्णात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं, व्यक्ति कारक एवं वर्णात्मक या विशिष्टतम संबंध सूचक संज्ञाएं। वर्णात्मक पद्धति के अंतर्गत एक या भिन्न साखीय कई व्यक्तियों और प्राय विवाह मूलक संबंधियों के लिए एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे असम के सेमा नागा अजा शब्द का प्रयोग माँ, चाची, मौसी तीनों के लिए करते हैं, जबकि अप्पू शब्द का प्रयोग पिता, चाचा, मौसा के लिए किया जाता है। कुकी लोग में हेतु शब्द का प्रयोग दादा, नाना, मामा, स्वसुर, मेरा भाई, साला, भतीजा आदि विभिन्न आयु वर्गों एवं पीढ़ियों के लोगों के लिए किया जाता है। आगामी नागाओं में बुरी शब्द बड़े भाई, पत्नी की बहन, ज्येष्ठा एवं उनकी पत्नी, चाची, ताई आदि सभी के लिए किया जाता है। अंग्रेजी के कनीज शब्द का प्रयोग चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरी, मौसेरी भाई बहनों के लिए किया जाता है। अंकल शब्द का प्रयोग चाचा, मामा, फूफा आदि, मौसा आदि संबंधियों के लिए किया जाता है। समाज में 2 संबंधियों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होने चाहिए, इसके नियम बने होते हैं, जिसे नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियां कहते हैं। इसके 2 रूप है, परिहार और परिहास। परिहार क्या होता है? परिहार कुछ संबंधियों के बीच आपस में परिहार या विमुखता या एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखना होता है, जैसे भाई बहन के बीच, सास दामाद के बीच, सास ससुर, सास बहू के बीच, जेठ और छोटे भाई की पत्नी के बीच। परिहास क्या होता है? परिहार देख लिया हमने। परिहास के अंतर्गत 2 रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील और भद्दे कथन आदि का समावेश किया जाता है, जैसे जीजा साली के बीच, देवर भाभी के बीच, ननद भाभी के बीच, परिहास आदि। परिहार से संबंधित प्रमुख विचारों की बात कर लेते हैं। टायलर ने सास दामाद परिहार का कारण प्राचीन काल के मातृसत्तात्मक परिवारों को माना है। उनका यह भी मानना है कि पितृसत्तात्मक परिवार में स्वसुर वधू परिवार भी इसी तरह पनपते हैं। फ्रेजर परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानते हैं। फायरड भी परिहार के कारण यौन निषेध को मानते हैं। लोबी ने
परिहार को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में देखा है। टर्नी हाई परिवार की शांति के लिए परिहार को आवश्यक मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन का मत है कि परिहार एक सामाजिक तथ्य है। चेपल तथा कूल भी इस मत से सहमत है। डॉक्टर रिवर्स ने का मत है कि परिहार के व्यवहार द्वंद्व संगठनों के कारण पनपे होंगे। माध्यमिक संबोधन समाज में ऐसे नियम है जहाँ संबंधी को उनके नाम से पुकारना मना है। जैसे भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति का नाम न लेकर पुत्र या पुत्री का नाम लेकर अमुक के पिता की को कहकर पुकारती है। टायलर पहले व्यक्ति जिन्होंने माध्यमिक संबोधन शब्द को मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया। मातुल्य क्या होता है? यह प्रथा मातृसत्तात्मक परिवार में पाई जाती है। इस प्रथा में सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे एवं भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान होता है। संपत्ति मामा से भांजी को हस्तांतरित होती है। पितृ स्वश्रेय इसमें क्या होता है? इस प्रथा में पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की बहन बुआ का विशेष महत्व पाया जाता है। भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है, वही बुआ की संपत्ति का अधिक उत्तराधिकारी होता है। बुआ ही भतीजे के लिए वधू ढूंढती है। टोडा जनजाति में बच्चे का नामांकन बुआ करती है। कुछ जनजातियों में बुआ की दाह संस्कार की क्रिया होती है। उसके बाद है सप्रसविता तथा सहकष्टी। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल में होता है। भारत में खासी टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। पत्नी के प्रसव काल के समय पुरुष को उन सभी निषेधों का पालन करना पड़ता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। उसे भी प्रसवा पत्नी के कमरे में रखा जाता है, अछूत माना जाता है एवं पथ्य भोजन दिया जाता है। वंशानुक्रम उत्तराधिकार, ठीक है, इसमें ये छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं यहाँ से, इतना नहीं पढ़। निवास के नियम ये नहीं दिया, इसको भी छोड़ सकते हैं। निवास के नियम क्या है? निवास के प्रकार भी छोड़ सकते हैं। आप मुस्लिम विवाह में मेहर ये भी छोड़ सकते हैं ना, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। अब वन लाइनर देख लेते हैं। अगर सेशन ज़्यादा लंबा हो गया तो नेक्स्ट सेशन में इनको कवर कर लेंगे। वन लाइनर और एमसीक्यू नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे दोस्तों। बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, ये 2.5 घंटे का सेशन बन जाएगा। अगर मैं एमसीक्यू लगा करवाने तो इस सेशन में कम से कम अभी भी 1 घंटा और लगेगा, तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन मतलब कि इसको मैं एमसीक्यू कवर करवा लूँगा, वन लाइनर और एमसीक्यू। जैसे जो ज़्यादा लंबा सेशन होगा उसमें ऐसा कर लिया करेंगे, क्योंकि एकदम से बहुत टफ हो जाता है 2 घंटे का लेक्चर कवर करना। ठीक है, तो वन लाइनर और जो एमसीक्यू है आपके, ये नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेते हैं। उसका इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, बने तो हुए हैं पर टाइम लग जाएगा, मतलब कम से कम मैं आपको बता दूं 1 घंटा 30 मिनट और लगेंगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में इसको कवर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और पीछे वाले सेशन अगर नहीं देखे तो उनको भी जरूर एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। बाकी आपको भी पता है इस समय इतना कोई नहीं करवाता, मैं भी कोर्स लॉन्च कर सकता था बट मुझे नहीं है। मैंने यही मतलब 4-5 बुक्स है इस टाइम मैंने ली हुई, उनमें से मैं कवर कर रहा हूँ। जो वन लाइनर है वो किसी और बुक के है, एमसीक्यू कहीं और से लिए मैंने। और जो इसका डिटेल है, जैसे कि इसमें काफ़ी टॉपिक नहीं थे तो ये 2-3 बुक्सों से उठाए मैंने। ठीक है, उनको इकट्ठा किया है। इसमें भी कुछ टॉपिक छूट रहे हैं आपके, ठीक है, तो उनको भी कवर करवा देंगे। जो जो आपके टॉपिक है, जो जो मैं करवा रहा हूँ वो टिक करने अपने सिलेबस में, है ना।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।